नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 12 साल के मतलब कि 2014 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं जो हमारा प्रीलिम्स है 2026 का यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे लास्ट 12 ईयर्स में, हम उसे सॉल्व करते हैं। और हर रोज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम सिर्फ वो 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम उसके हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम हर एक कीवर्ड को, जो भी उसमें क्वेश्चन में कीवर्ड है, हर एक उस कीवर्ड को एक्सप्लोर करते हैं, डिकोड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 2014 के 2014 के फर्स्ट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज है डे 5, और डे 5 में हम करेंगे क्वेश्चन 41 से लेके 50 तक को सॉल्व। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आगे आने वाले सालों में आपको दिखेंगे भी। ठीक है, और आगे आने वाले सालों में आपको मिलेंगे भी। मतलब कि अभी जो ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आपको 2015 से 25 तक देखने को मिल जाएंगे। बट बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी है जो शायद आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। पेन चेंज कर लेता हूं बस। और याद रखना, अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है, जो कि है भी, तो वो 1.25 या फिर 1.5 पर स्पीड गो करके देख सकता है। ठीक है, अब चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या है, 2014 प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, यहां पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। ठीक है, अब देखो, कोरल रीफ्स हो सकता है कि 1% भी हो, 0.01% भी हो। ठीक है, और हो सकता है कि 0.001% भी हो। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिले जहां पर आपको पता है, आप डैम श्योर हैं कि बिल्कुल भी कोरल रीफ मिल ही नहीं सकती, बिल्कुल भी कोरल रीफ्स मिल ही नहीं सकती, सिर्फ उस ही ऑप्शन को आप इनकरेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही वाइड चीजें कवर करते हैं, इस वजह से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। बट इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको घुमाने के लिए एक ऐसी जगह दी है जहां पर आपको बिल्कुल भी कोरल रीफ देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको वही ढूंढना है कि कौन सा है। अब आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो फेमस है कोरल रीफ के लिए, है ना। यहां पे तो आपको कोरल रीफ में भी फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलती है। कौन सी? फ्रिंजिंग रीफ्स। ओके, गल्फ ऑफ कच्छ, बिल्कुल यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलती है? यहां पर भी आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल यहां पे भी देखने को मिलते हैं। पर क्या सुंदरबंस में देखने को मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3। बट क्या इतना ही करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आगे पढ़ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट कीवर्ड्स और ऑप्शंस रिपीट होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो यहां पर कीवर्ड है वो है कोरल रीफ्स। क्या है? कोरल रीफ्स। अब ये कोरल रीफ्स होता क्या है ना? आपको पता है, मैं पहले आपको बोल के बता देता हूं, फिर आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि पहले समझ में आना चाहिए। कोरल रीफ्स एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है। क्या है? एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, जो कि टाइनी एनिमल्स का होम है। क्या है? टाइनी एनिमल्स का होम है। और वो जो टाइनी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरल पॉलिप्स। क्या कहते हैं? कोरल पॉलिप्स।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे। कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स आर डाइवर्स। ठीक है, मुझे एक कमेंट आया था कि राइटिंग थोड़ी सी हौच पौच लग रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा बड़ा कर करके और धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आर डाइवर्स अंडर वाटर, अंडर वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, अंडर वाटर इकोसिस्टम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? होम टू, होम टू टाइनी एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स के उसमें ही आते हैं। ठीक है, टाइनी 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 एस क्यों लगा दिया? टाइनी एनिमल्स कॉल्ड, नाम क्या होता है इनका? कोरल पॉलिप्स। अब देखो क्या है, ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनका सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ होता है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में ही बताया था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, जिससे मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी है, तो ये दोनों साथ में रहते हैं और ए बी को फायदा करवाता है और बी ए को फायदा करवाता है। ऐसे रिलेशनशिप को जहां पर दोनों एक दूसरे को फायदा करवा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनका क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ होता है? इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं रिलेशन को, रिलेशन विद, किसके साथ होता है इनका सिम्बायोटिक रिलेशन? उनका नाम होता है जू जैन थले। अब ये जूस एंथली कुछ नहीं है, ये एक टाइप के एल्गे हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो एल्गे होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो यही है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है कोरल पॉलिप्स। ये ना, इसमें से एक एक छोटे छोटे चीजों को पकड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको प्लीज अच्छे से समझना। ये कोरल पॉलिप है और ये क्या है? ये आपका है जू जैंथेली। ठीक है, अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा है? कोरल पॉलिप्स जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये होम प्रोवाइड करते हैं जूस एंथले को। क्या करते हैं? होम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही हार्ड सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ये एल्गे मींस की जूस एंथले रह सके। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स होम। होम का मतलब क्या है? सेफ एनवायरमेंट। प्लस क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन। वहीं पर जूस एंथली, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो जूस एंथली जो है वो क्या फायदा करवाते हैं? देखो ये है एक टाइप का एल्गे, अभी मैंने आपको बताया क्या है एक टाइप का एल्गे। एल्गे आपको पता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये कोरल पॉलिप्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इधर इसलिए लिख देता हूं मैं, प्रोवाइड्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतनी सी चीज थी जो आपको समझनी थी कोरल रीफ्स के बारे में। ठीक है, ये आपका एक एनवायरनमेंट का, कोरल रीफ्स का टॉपिक कवर हो चुका है। बस इसमें एक चीज बची हुई है। ठीक है, वो ये है कि ये आपको जो कोरल रीफ्स है, ये कीवर्ड था हमारा, ये कोरल रीफ्स आपको कैसे वाटर्स में देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वाटर का क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर होना जरूरी है। शैलो वाटर्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो शैलो होना चाहिए, बहुत डीप
वाटर्स में ये नहीं मिलते हैं, शैलो वाटर्स में मिलते हैं। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये आपको देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं वाटर्स लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे उस पानी की बात करें जहां पर ये सारी चीजें हो, कि वो ट्रॉपिकल वाटर्स हो या सब ट्रॉपिकल वाटर्स हो। ठीक है, मतलब कि इस जोन में हो, प्लस शैलो वाटर्स होने चाहिए, प्लस क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब क्या है, एक लास्ट चीज कि इंडिया में इसके कितने एरियाज हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 6 मेन एरियाज इन इंडिया, इन इंडिया। अब ये जो 6 मेन एरियाज है कौन कौन से हैं, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे वाले क्वेश्चन में सुंदरबंस को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहां पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, इंडिया के अंदर मैक्सिमम का है इस आइलैंड पे। और किस टाइप के, मैंने वैसे पीछे लिखवा दिया है पर फिर से लिखवा देता हूं, फ्रिंजिंग रीफ्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर सेकंड जो है वो कौन सा है, आपको बताया लक्षद्वीप। इस पे ना मैंने देखा है जो ये पावर पॉइंट है इस पे राइटिंग अच्छी नहीं आती है। जब मैं दूसरी एप्स पे लिखने की कोशिश करता हूँ तब अच्छी रहती है राइटिंग, पर यहाँ पर पता नहीं इसे क्या हो जाता है। आइलैंड, ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता है स्टेटमेंट में ऐसे पूछेंगे कि फ्रिंजिंग रीफ्स आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाइल, फिर आपसे बोल दिया जाएगा जो एटोल्स होते हैं, मैं लिख देता हूं कंसिस्ट ऑफ एटोल्स। एटोल्स भी एक टाइप के क्या है, कोरल रीफ्स है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अटोल्स का मतलब है रिंग शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, रिंग शेप में, रिंग शेप कोरल रीफ। ठीक है, सीआर लिख रहा हूं। तो आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंडमान नहीं, फ्रिंजिंग रीफ्स आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाइल एटोल्स आर फाउंड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, बट इसको उल्टा भी कर सकते हैं वो, स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए अटोल्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जोड़ देंगे और फ्रिंजिंग रीफ को लक्षद्वीप आइलैंड से। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे मिलता है। बस इन दोनों का याद रखो क्योंकि यही दो मेन है। बाकी मैं लिखवा देता हूँ कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार जो आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, फिर वही पहले ऑप्शंस वाले लिख देता हूं, द गल्फ ऑफ कच्छ, द गल्फ ऑफ कच्छ। उसके बाद आपको ये मिलेंगे पाक बे में। आपको पता है ना पाक बे क्या है, तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में जो बे है उसे पाक बे बोला जाता है, पाक बे। ठीक है, वहां देखने को मिलेंगे। और एक है, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, इस वजह से पूछा भी जा सकता है आगे आने वाले सालों में, नेत्रानी आइलैंड, नेत्रानी आइलैंड। ठीक है, ये नेत्रानी आइलैंड क्या है, कुछ नहीं है, ये जो कोस्ट है ये कौन सा कोस्ट है, कर्नाटका का कोस्ट, ऑफ द कोस्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, KAR लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नेत्रानी आइलैंड कहाँ है, ऑफ द कोस्ट ऑफ कर्नाटका। बस इतनी चीजें थी जो आपको कोरल रीफ के बारे में पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अभी आपको मैंने 6 मेन एरियाज बताए, उसमें क्या सुंदरबन था, बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से इसका ऑप्शन है 1 2 3। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें अब यही कीवर्ड था
कि कोरल रीफ के बारे में अगर क्वेश्चन आया है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोरल रीफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का और आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। इस वजह से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखवा दी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा तो किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो भी है जो आपकी एनसीईआरटीज में दिया गया है और वो भी है जो आपके एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा, उस पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है इंडिया के अंदर द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब सबसे पहले कीवर्ड दिख गया हमें सॉइल इरोजन, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। पर उससे पहले आप ये समझ लो ये क्या लिखा हुआ है, ये टेरेस कल्टीवेशन क्या है। आपको एक बात पता है, हिली रीजन में, ठीक है, ये ऐसा रीजन है। अब वो ऐसे एरियाज में तो डायरेक्टली फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर से कभी भी बारिश होती है तो ये तो सारी मिट्टी को ले जाएगा अपने साथ। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये ऐसे हिल है तो ये इस तरीके से फार्म्स को बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि पानी डायरेक्टली वॉश ऑफ ना कर जाए पूरी सॉइल को। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है सॉइल इरोजन की, ये तो हमें एक मेथड मिल रहा है जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा पा रहे हैं, ठीक है, और पानी को भी कंजर्व कर पा रहे हैं, कि जो पानी इधर यूज हो गया है वो आगे अगर बह रहा है तो वो इस वाली फील्ड में यूज हो जाए, फिर इस वाली में। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से भी समझाऊंगा, बट अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल आपको पता है। सबसे पहले तो सॉइल इरोजन है क्या, आपको पता है बहुत सारी सॉइल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी सॉइल्स होती है एक लैंड में। जो ये टॉप सॉइल होती है, ये जो टॉप सॉइल होती है, अगर इरोड होके किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो मैन मेड रीजन हो चाहे वो नेचुरल रीजन हो, उसकी वजह से अगर ये टॉप सॉइल जो है ये इरोड होके किसी और रीजन में चली जाती है, तो यहाँ की तो टॉप सॉइल गई, क्योंकि आपको पता है सबसे फर्टाइल सॉइल तो टॉप सॉइल है, तो इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होता है, पहले इधर समझ लो ट्रीज थे, पहले समझ लो इधर ट्रीज थे, अब ट्रीज के रूट्स क्या करते हैं, जो टॉप सॉइल है उसे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आपने ये पेड़ काट दिए, अब इस टॉप सॉइल को कोई भी होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब अगर बारिश होती है या कोई फ्लड आती है तो ये सारी के सारे जो टॉप सॉइल है ये इरोड हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन है ऐसा। फिर आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अरे यार, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है सॉइल इरोजन से। अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहीं पर है, ठीक है, मतलब कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब है मॉनसूनल क्लाइमेट। अगर कहीं पर पेड़ ज्यादा है तो इरोजन नहीं होना, ठीक है, या कुछ ऐसा डैम नहीं बना, कुछ भी मतलब कि मैन मेड रीजन हो या फिर नेचुरल रीजन हो, ठीक है, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। बट ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्या इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे ये पता था वन इनकरेक्ट है, टू करेक्ट है, तो वन वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते ना, तो आपको मिल जाता। बट हर एक चीज को क्यों समझना है, क्योंकि अब वो इतने इजी टाइप के ऑप्शंस आपको नहीं दे रहे, ठीक है। अब वो नहीं चाहते, अब वो कह रहे कि एलिमिनेशन टेक्निक जो है उसे भैया भूल जाओ, ठीक है। अब दिमाग का काम है और नॉलेज का काम है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। इसका जो राइट आंसर है बी है। बट क्या हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया, नहीं, ठीक है। सॉइल इरोजन जो है मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, कुछ रीजन याद रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आ गए तो आप उस टाइम प्रेशर में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो एक उसमें से ऑप्शन है ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग भी एक रीजन है सॉइल इरोजन का, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग, ये कुछ ऐसी टर्म्स है ना जो एक अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ओवर ग्रेजिंग भाई ज्यादा चर जाते होंगे कैटल्स, तो उस वजह से होल्ड नहीं रहता टॉप साइल पे, तो फिर बारिश आती चला जाता होगा पानी, वो टॉप साइल चली जाती होगी। अभी ये चलेगा दिमाग इतना, पर उस प्रेशर में नहीं चलता। इसीलिए इन टर्म्स को अपने दिमाग में रखना कि ये भी है रीजन, इंटेंसिव फार्मिंग। क्योंकि एग्जाम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे दिमाग में चीजें नहीं रहती हैं, फार्मिंग। तो जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना इजीली उस टाइम पे रिकॉल कर लेंगे।
ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एक रीजन इधर लिखा हुआ है तो उसे मैं लिखूंगा नहीं। एक है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है। अब ये कंस्ट्रक्शन डैम का मान लो, या सिटीज बना रहे हैं अनसस्टेनेबल तरीके से, है ना, अनप्लान्ड वे में अगर सिटीज बनाओगे तो भी आपको देखो कि जो बैंगलोर है वहीं पर कुछ हंड्रेड्स ऑफ वेटलैंड्स खत्म हो गए, जस्ट बिकॉज वो एक अनप्लान्ड तरीके से सिटी बनाई थी। ठीक है। तो यही रीजन है। और इसीलिए आप देखोगे वहां पे फ्लड्स इतनी आती हैं, गुड़गांव में फ्लड्स इतनी आती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेटलैंड्स थे उनकी जगह चली गई, तो अब पानी कहाँ जाएगा? अब पानी आपको वही देखने को मिलेगा, कहाँ पर? सिटीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आगे बढ़ते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो और ऑप्शंस को देखो। अब यहाँ पे बोला गया है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो, अगर आप इसको देखो ना, यही डेफिनेशन है मॉनसूनल क्लाइमेट की, जिसे हम बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो यहां पर आपसे डायरेक्ट एनसीईआरटी से एक टर्म उठाई थी कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स आर नोन एज, या फिर इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। एक बस एनसीईआरटी की टर्म उठा के, मतलब कि लाइन उठा के यहाँ पे रख दी, बस उसी पे क्वेश्चन बना दिया। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको पता होता, आपने पढ़ा होता, तो आप इसे कर देते। नहीं तो वैसे भी समझ लो कि ये सीजनल रिवर्सल है क्या ऑफ विंड्स, क्या नहीं है, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले सालों में, मतलब 2020, पता नहीं वो कौन सा पेपर है, बट उसमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखो कि क्यों आपको ऑप्शंस पढ़ना, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन दोनों क्लाइमेट के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। पहले देखते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है क्या। ठीक है, आपने देखा है मॉनसूनल क्लाइमेट। आगे जाता हूं, मैंने आपके लिए इमेजेस ऐड करी है। आपको पता है जैसी समर्स आती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो क्यों आती है? क्योंकि जो सन की मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही नॉर्थवर्ड सन मूव करने लगता है, वैसे ही ये जो इंटर ट्रॉपिकल जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, ये पहले आपको इधर देखने को मिलेगी इक्वेटर साइड पे। ठीक है। जैसे जैसे सन मूव करता है नॉर्थवर्ड्स, वैसे वैसे ही ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन भी नॉर्थवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करती है। जैसे ये नॉर्थवर्ड मूव करती है, वैसे आप देखोगे कि ये आपको इंडिया के ऊपर दिख रही है, ये आपको इंडिया के ऊपर दिख रही है। अब जहां जहां ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जाएगी, वहां पर टेम्परेचर हाई होगा। वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। और आपको पता है जैसे टेम्परेचर हाई होता है, वैसे ही प्रेशर गिर जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। अब जैसे ही प्रेशर गिरा, ठीक है, जैसे ही प्रेशर गिरा, आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा क्यों गिर रहा है, उसके पीछे का रीजन है। आपको पता है जो लैंड एरिया होता है, जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी हीट होता है, किसके मुकाबले? वाटर बॉडीज के मुकाबले। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। अब प्रेशर लो होगा तो क्या होगा? आपको पता है जो विंड है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब यहाँ पर कंपेरेटिवली हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो अब विंड्स मूव करना शुरू करती हैं, विंड्स मूव करना शुरू करती हैं। बट क्योंकि आपको पता है कि ये जो विंड्स हैं ये ओशन के ऊपर से आ रही है, तो ये अपने साथ पानी लेते हुए आती है। ये क्या करती है? अपने साथ पानी लेते हुए आती है। तो अब इसीलिए यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ इस वाले डायग्राम में। अब जब ये अपने साथ पानी लेते हुए आएंगी, तो ये क्या करेंगी? जैसे ही लैंड के ऊपर पहुंचती है, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से यहाँ पर बारिश होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर बारिश होने लगती है, बहुत ही देसी भाषा में, और जिसे हम कहते हैं कि लेमैन भाषा में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही चीजें याद रहती है एग्जाम टाइम पर। बहुत ज्यादा जब हम कॉम्प्लेक्स टर्म्स पढ़ते हैं तब भी हमें चीजें याद नहीं आती, इसलिए ऐसे याद रखो। अब क्या है कि एक आपको दो तरीके से ये रेनफॉल इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक मिलेगी आपको अरेबियन सी से, आपको पता ही है अरेबियन सी है, और एक आपको देखने को मिलेगी बे ऑफ बंगाल से।
बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो अब आपको ये जो देखने को मिल रही है, ठीक है, दो टाइप की आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है, एक अरेबियन सी रीजन से और एक बे ऑफ बंगाल से। बट अभी भी आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, जहां पर अब घुमा दिया जाता है एग्जाम टाइम पे, कि अभी भी कुछ एरिया है तमिलनाडु का जहां पर बारिश होती ही नहीं है, जहां पर बारिश होती ही नहीं है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि अरेबियन सी से जो विंड्स आ रही हैं, ये यहां तक पहुंच नहीं पाती, और प्लस बीओबी रीजन जो है, वहां की जो विंड्स है वो पैरेलल होके निकल जाती है किसके, तमिलनाडु के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके। अब क्या है कि अगर तमिलनाडु में इस टाइम विंड्स ऐसे जा रही है और इस वजह से रेनफॉल नहीं हो रही, तो रेनफॉल होती कब है? तो आपको याद रखना है, जब भी आपको दिखेगा विंटर मानसून भी जिन्हें हम कहते हैं, या फिर रिवर्सल ऑफ मानसून भी जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पर आपको तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलेगी। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा रीजन है जहां पर समर मॉनसून्स के टाइम पर बारिश नहीं होती, तो आपको याद रखना है कहां पर नहीं होती, तमिलनाडु में। विंटर मॉनसून्स में आपको यहाँ पे बारिश होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। समर में तमिलनाडु में नहीं दिखती, तमिलनाडु के अलावा भी है जहां पर नहीं मिलती, जैसे लद्दाख और लाहौल स्पीति। ठीक है, बट आपको तमिलनाडु इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु आपसे ऑप्शंस में पूछा गया है। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ देखो, क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। समर मॉनसून्स आपको जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी रीजन से आती है मैंने बता दिया आपको, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। वहीं पर जो विंटर मॉनसून है, ये आपको कब देखने को मिलती है, अक्टूबर से लेके फेब्रुवरी तक, यहां पर तमिलनाडु में बारिश होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इस वाले डायग्राम से कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन की वजह से कैसे बारिश होती है इंडिया में, प्लस जब होती है तो कहाँ होती है और क्यों होती है। ठीक है, किस वजह से होती है। पीछे आते हैं वापस, यहाँ पे बोला गया है, ये तो आपको आंसर पता चल गया है, कि ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ठीक है, इनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यहां पर हाई हाई एंड यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब कि एक, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर पे तो आपको टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा सन की रेजेस की वजह से, है ना। सन की रेज की वजह से टेम्परेचर हाई होता है और यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट। कितना रहता है, ऑल ईयर, ऑल ईयर लिख देता हूं इधर। ठीक है, फिर आपको याद रहेगा कितना रहता है, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, डेली रेंज जो है, डेली रेंज स्मॉल है, मैं ना इसका यहाँ पे लिख दूंगा मेडिटेरेनियन का। तो ये वाला पूरा जो हिस्सा है मैं इसके लिए ले लेता हूँ, इरेज कर देते हैं इसे, इक्वेटोरियल के लिए। वाह, अभी बस इतना एरिया मैं इसके लिए ले लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, मुझे क्या बताना था, हाँ डेली रेंज, डेली रेंज जो है वो क्या है, स्मॉल है। क्या है, स्मॉल है। ये डेली रेंज का मतलब क्या है, देखो डेली रेंज का सिंपल सा मतलब ये है कि डे है ये नाइट है। डे में जो टेम्परेचर है और जो नाइट में टेम्परेचर है, उनके बीच के डिफरेंस को डेली रेंज बोलते हैं। अब आप देखेंगे जैसे राजस्थान जैसा एरिया है या डेजर्ट जैसा एरिया है, वहां पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को वहां पर ठंड होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ का जो डेजर्ट का डेली रेंज है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है ना, क्योंकि सुबह और रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा गर्मी और फिर इतनी ज्यादा ठंड कि आपको जैकेट लेनी पड़े। ठीक है, तो लेकिन जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे डेली रेंज कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। ठीक है, एक सा ही टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर। तो दिन में भी ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर होता है और शाम में भी।
तो इस वजह से डेली रेंज जो है वो कम होती है। वहीं पर हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल, जो रेनफॉल है वो आपको हाई देखने को मिलेगी, हाई कितनी, ऑलमोस्ट 2000 mm एनुअली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी की बात करें, अब आप देखो एक चीज खुद ही सोचो, टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी इतनी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, हाई। ह्यूमिडिटी कैसी है, हाई। ठीक है, वेदर की बात करें अगर, आपको पता है इधर बारिशें होती ही रहती हैं, आपको इतनी इंटेंस थंडरस्टॉर्म होगी कि आपको 2 मिनट पहले लगेगा कि अब तो बारिश नहीं होगी, और 2 मिनट बाद आप देखेंगे बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं ऐसे, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, अच्छा ऐसे लिख दूंगा इसे, यहां से आप जिसे हम कहते हैं कि कनेक्ट कर लो। रेनफॉल कैसी होती है, फ्रीक्वेंट होती है, हैवी होती है, और कैसी होती है, इसको मिटा देते तो आपको समझ आएगा, हैवी एंड इंटेंस थंडरस्टॉर्म। ठीक है, लास्ट चीज, वेजिटेशन कैसी है। यहां पर वेजिटेशन आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कैसे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। बस ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको अगर ये पता है ना कि डेली रेंज स्मॉल है और रेनफॉल फ्रीक्वेंट, हैवी एंड इंटेंस होती है, तो वहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने इक्वेटोरियल क्लाइमेट की तरफ, इसको हटा देते हैं। और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे मुझे राइटिंग से रिलेटेड बताया गया था कि राइटिंग थोड़ा सा मतलब कि और क्लियर लिखना चाहिए आपको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और क्लियर लिखने की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जहाँ पर राइटिंग और बेटर हो पाए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई सजेशंस या आपको क्लास कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक करते हैं वीडियो को पर मुझे कमेंट्स नहीं देखने को मिलते, तो आई वांट कि आप कमेंट करके थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाइए। अब देखते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ 2-3 कीवर्ड्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कौन सा है। अब मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, लेकिन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मैं लास्ट में अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, अब इसको ना, इसको एक और नाम नाम से जाना जाता है, ऑल्सो, ऐसे लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज वार्म, वार्म टेम्परेट, टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन, ये भी इसका नाम है जिस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी खूबी क्या क्या है, यहाँ पर ये एक तो कीवर्ड ये है कि जो समर्स है, यही पूछा जाता है, समर्स हैं वो हॉट एंड ड्राई होती है। वहीं पे विंटर्स की बात करें, विंटर्स की बात करें तो कैसी होती है, माइल्ड, मीन्स की ठीक ठाक टेम्परेचर होता है, ज़्यादा भी ठंड नहीं होती, बट वेट, बारिशें होती हैं। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। लोकेशन मैं लास्ट में लिखवा देता हूँ, पहले और चीज़ें लिखवाता हूँ। और क्या याद रखना चाहिए आपको, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, 30 से 45 डिग्रीज तक। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थन पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। ठीक है, अब आपको यहाँ एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती है और ब्रॉड होती है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ट्रीज की जो लीव्स होती है वो स्मॉल एंड ब्रॉड होती है, लीव्स। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये एक और कीवर्ड है जो आपको याद रखना है कि इसको एक नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड्स ऑर्चिड लैंड। ठीक है। यहां पर खेती किस चीज की होती है? फ्रूट कल्टीवेशन। कल्टीवेशन। ठीक है। एंड वाइन मेकिंग, ये भी एक कीवर्ड है जो पूछा जाएगा। और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं इधर? मेनली सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, सिट्रॉन हो गया। ठीक है। ऐसे ही ग्रेप फ्रूट हो गया, एंड लिख देता हूँ अभी, एंड ग्रेप फ्रूट। ऐसे ही मतलब आप याद रखना सिट्रस फूड फ्रूट्स होते हैं सारे। क्या बोला था मैंने? ग्रेप फ्रूट। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी जो कीवर्ड्स है वो ये है कि वर्ल्ड का ऑर्चर्ड लैंड इसे बोला जाता है। ये याद रखना, वाइन मेकिंग प्लस फ्रूट कल्टीवेशन के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है। समर्स हॉट एंड ड्राई होती है और विंटर्स माइल्ड एंड वेट। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स द विंटर्स आर हॉट एंड ड्राई एंड समर्स आर माइल्ड एंड वेट। ठीक है। तो आपको इसीलिए पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। ऐसे ही बहुत सारे क्लाइमेट्स हैं, बट एटलीस्ट वो तो आप पढ़ें पहले जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब बोला गया है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर्स टू। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई एग्जाम टाइम पर, बहुत सारे लोगों ने इसे कनेक्ट कर लिया पंचायत से। ठीक है। और ऑप्शन में दिया भी गया था एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स और एक एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी। तो अब तो लोगों ने सोचा हाँ ये दो ऑप्शन कनेक्टेड है भाई, यही आंसर होगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है? ये ऐसे है, पंच मीन्स 5 और यातन, यातन मीन्स अबोर्ड। ये एक्चुअल में एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टाइल है, जिसमें होता क्या है, एक श्राइन बीच में होती है और उसके अराउंड आपको 4 श्राइन और देखने को मिलेगी। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो ये था इससे रिलेटेड। तो लोगों ने क्या किया, पंचायत से कर लिया, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ऐसे टूटना था, पंच और यातन। ठीक है। जिसमें एक सेंट्रल श्राइन होगी, उसके 4 कॉर्नर्स पर और सारी श्राइन्स होंगी। ठीक है। और ये तो आपको पता है कि ये इसे पंचायत बोलते हैं। तो ये बस एक चीज थी जो आपको याद रखनी थी और कुछ भी नहीं था। टोटल कितनी श्राइन्स है इसमें? 5 श्राइन्स है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ समझने के लिए नहीं है क्योंकि रिलीजियस एक्ट तो बहुत सारे है ना, तो कुछ क्लियर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी वही पंचायत एंड ऑल। ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा समझने के लिए नहीं है, बट आपको बस इससे याद रखना पंचयातन से, और इसको जो मैंने अभी तोड़ के आपको बताया प्लस इसे याद रखना कि अगली बार अगर पंचायतन आपको ऑप्शंस में दे दे तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। ताकि अगर एलिमिनेट करना हो तो आप उसे एलिमिनेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। ओके। इसमें भी काफी समझाना है। रिवर्स। मैं बस पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस बार अरुणाचल प्रदेश फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे तिब्बत में एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यारलुंग, यारलुंग सांगपो, सांगपो। इस पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेडोग हाइड्रो पावर
प्रोजेक्ट। ठीक है। अब आपको पता है कि इस वजह से ये इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर वाटर सिक्योरिटी के लिए ये थ्रेट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाता है तो फिर पानी का जो भाव है ब्रह्मपुत्र का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर इनसिक्योरिटी हो सकती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इस वजह से अब आपको क्या करना है, जो ब्रह्मपुत्र है ना उसकी ट्रिब्यूटरीज को प्लीज याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो जैसा कि यहां पर बना था कि अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सी रिवर्स जा रही हैं। अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ये पता होना चाहिए था भाई बैरक कहाँ, मणिपुर साइड, नागालैंड साइड, और ये कहाँ। तो ये तो होना ही नहीं था। ठीक है, तो बस उसी से आपका आंसर निकल जाता कि 2 और 3, बट अब फिर वही बात है कि अब ऐसे ऑप्शंस नहीं बनते, तो इसीलिए अब हमें नॉलेज पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि लोहित और सुबानसिरी तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है जो अरुणाचल प्रदेश से जाती हैं, और ये तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, सुबानसिरी। ठीक है, तो अब जरा आ जाओ, मैंने आपके लिए डायग्राम रखा है इधर, तो इससे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो बराक रिवर है ये कहाँ से जा रही है, नागालैंड मणिपुर साइड से। ठीक है, वहीं पर अब आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको दिख गया लोहित, दिबांग, ठीक है, सियांग, भूरी दिहांग, दिसांग, ठीक है, धानसिरी और सुबानसिरी। ठीक है, ऐसे ही करके प्लीज आप इस डायग्राम को देख लेना। और ये जो बराक रिवर है ना इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करवाया जाता है कि ये इसका पार्ट है इस रिवर सिस्टम का या नहीं है। याद रखना ये दोनों अलग रिवर सिस्टम है, और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं कि क्या बच्चों के बेसिक्स क्लियर हैं, कि क्या उन्हें पता है कि जो ये बराक रिवर ग्रिड सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर ग्रिड सिस्टम है ये दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपको पता होना चाहिए, जो बराक रिवर है वो कहाँ कहाँ से जाती है, वो मणिपुर से होके जाती है, वो नागालैंड से, ऐसे लिख देता हूँ, पीछे जाते हैं, यहाँ लिखता हूँ, ये जाती है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उसके बाद एंड असम, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, बांग्लादेश में ये एंटर करती है। अब आपको एक और याद रखना है कि अच्छा तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना रिवर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना है। बस मैं एक जो आपसे बात बोल रहा हूँ कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसकी जो यहाँ पे डायग्राम ऐड किया है, आप यहाँ से एक बार इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज देख जाना। ठीक है, जब 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब 2014 का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब आप क्या करना, रिवीजन कर लेना एक बार पूरी पीडीएफ का कि अच्छा ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मुझे कैसे पढ़ना है, अब आगे जो मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ या वाली हूँ वो कैसे कवर करूँगी। और वहीं पर आपको पता है ये लोकटक लेक है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है एग्जाम में, है ना, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी। तो ये मणिपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि देखो, अब ना मैं क्यों बोलता हूँ कि वेटलैंड्स और रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, अब बात ये है, मैंने पीछे मार्क कर दिया ना कौन सा राइट ऑप्शन है, हाँ ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये तीनों ही जो है ना ये रामसर साइट्स हैं।
तो क्या अब अभी तो हमारी 93 रामसर साइट्स हैं, क्या सारी याद करनी है? नहीं यार। जो 2025 में ऐड करी गई है और जो फर्स्ट है वो तो एटलीस्ट याद रखो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे उसमें से ही एक क्वेश्चन था वेटलैंड्स के ऊपर, वहां मैंने आपको सब कुछ समझाया कि क्या रामसर कन्वेंशन है, कब स्टार्ट हुआ, पहली साइट कौन सी ऐड हुई, करंट साइट्स कौन सी हैं, ठीक है, और वेटलैंड्स क्या होते हैं, मैंने सब कुछ आपको समझाया। ठीक है, तो आप वहां जाकर प्लीज उन क्वेश्चंस में ये देख लेना कि वेटलैंड्स का मतलब मैंने क्या समझाया। ठीक है, प्लस 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 उसमें जो मैंने रामसर कन्वेंशन बताया है, जैसे 1971 में स्टार्ट हुआ, इंडिया की पहली साइट 1981 में आई, तो आप वो सारी चीजें वहां से कवर करना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेम चीज को बार बार बताऊंगा ना, तो जिन नए क्वेश्चंस पे मुझे टाइम देना है मैं उन पे टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो प्लीज हर एक क्लास देखना, लास्ट की क्लास में चले जाना, फर्स्ट क्लास है वो, शायद डे 1 है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था ये जो कियोलाडियो है ये फर्स्ट साइट थी जो ऐड हुई थी रामसर कन्वेंशन में इंडिया की, कब? 1981 में। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, अब ये तीनों ही वो साइट्स हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था क्योंकि कोई भी ये याद नहीं करता कि किसके कॉन्फ्लुएंस पे ये वेटलैंड है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में अपना पेशेंस लूज नहीं करना। जो बेसिक्स पता है उसे रिकॉल करो, अगर क्वेश्चन होता है तो ठीक है, अगर दो ऑप्शन तक पहुंच जाते हो एलिमिनेट करके तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सब होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हरिके वेटलैंड्स जो है, आपको अगर उस टाइम पे रिकॉल कर पाते आप एग्जाम के टाइम पे, तो आपको बस इतना रिकॉल होता कि ये पंजाब में है। ठीक है, फिर आप कियोलाडियो को देखते तो आपको पता था कि ये तो राजस्थान में है। फिर आप कोलेरू को देखते तो आपको पता था ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है ना। अब क्या वहां से हम कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? चलो यार ये ठीक है कि ब्यास है, सतलज है, हमें पता है कि ये पंजाब में है। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम कहीं मान सकते थे। ठीक है, फिर राजस्थान में फिर आ गया ये जो बनास और चंबल है, भाई यार बिल्कुल हो सकता है। तो बहुत क्रेजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, पता है, नहीं पता, नहीं पता, तो इसमें जो है ना ये फर्स्ट करेक्ट था, बाकी दोनों गलत थे। क्योंकि ये जो है ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे बनता है? ये बनता है गंभीर, जो नदी आपने सुनी भी नहीं होगी, गंभीर एंड बाण गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे। ठीक है, उसके बाद ये भी गलत दिया गया था आपको। ठीक है, ये किस पे है? गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बस उसमें से कीवर्ड पकड़ो कि हाँ यार वेटलैंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, और अब जब ये ऑप्शन में आ गए हैं, तो एटलीस्ट ये पता रखो कि ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और अब जो ऐड हुए हैं, अब 93 है, 2025 में चार ऐड हुए थे, 90, 91, 92, 93। ठीक है, आपके हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ, दो राजस्थान में ऐड हुए हैं, दो बिहार में ऐड हुए हैं। तो अब आपको, आपका काम है कि फर्स्ट क्लास में जाके इसे देखो कि कौन सा कहाँ पर और कैसा ऐड हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं जो नए क्वेश्चन है उस पे आपको टाइम देना चाहता हूँ, उस पे आपको चीज़ें और अच्छे से बताना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है, कहाँ गया पेन, हाँ ये है फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में और कुछ सीखने के लिए नहीं है यार, नहीं कर सकते अगर नहीं पता तो। ठीक है, तो जबरदस्ती में कोई एक्स्ट्रा चीज निकालने का मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म, ठीक है, डज नॉट फॉर्म द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। रिवर ही चल रहा है अभी भी दिमाग में। सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब अगर आपको सिक्स सिस्टम पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा और अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे इंडियन फिलॉसफी में छह सिस्टम आते हैं। ठीक है, जैसे कि न्याय, विशेषिका, सामख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता, जिसे उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। पर क्या सिर्फ इतना ही याद रखना है? अब जब ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो दे वांट कि आपको इन सिक्स सिस्टम के बारे में ज्यादा पता हो। क्योंकि अब वो इस अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो अब वो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अब वो बनाएंगे कि मीमांसा का जो, जिसे हम कहते हैं फाउंडर है, वो कौन है, वेदांता का फाउंडर कौन है, न्याया का कौन है, उठा के कुछ भी पूछ लेंगे। तो अब ये हमारा काम है कि हमें ये पता हो। ठीक है,
तो अब क्या है कि आपको पता है कि कौन कौन से सिक्स सिस्टम में है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि सिक्स सिस्टम में है, यहां पे ऐसे लिखता हूं। सबसे पहले आता है न्याय, ठीक है। फिर आता है क्या, वैशेषिका। मेरी राइटिंग किसी को समझना है तो यहाँ पे भी ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, सामख्या, जिसे संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। सामख्या भी बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख लेना, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। या तो संख्या आ जाएगा लिखा हुआ, या तो ये ऐसे आ जाएगा, सामख्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, योगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उसके बाद क्या है, वेदांत, वेद के अंत, वेदांत, ठीक है। जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर, उत्तर मीमांसा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो कि ये क्या है, ये तो फिलोसफीज हैं, फिलोसफीज हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं इनके फाउंडर कौन है, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर है, जो न्याय है उसके जो फाउंडर है वो थे गौतम मुनि, GAUTAM, गौतम मुनि, ठीक है। वहीं पे जो विशेषिका है उसके है कन्नड़, ठीक है, KANADA, ठीक है। उसके बाद ये जो संख्या है या सामख्या है, इसके कौन है, कपिला। इसके बाद जो हमारा योगा है, योगा का तो सबको ही पता है, पतंजलि, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पूर्व मीमांसा, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इसके जो फाउंडर है वो कौन है, आगे आपको मिल जाएगा। तो कौन है, जैमिनी। जो पीसीएस की तैयारी करता है, अगर वो भी ये कुछ देख रहा हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये इनसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं फाउंडर वगैरह से, है ना। और लास्ट में हमारे आते हैं वेदांत या उत्तर मीमांसा, ये कौन है, व्यास, ठीक है। या फिर एक और नाम आ सकता है, वो भी देख लो, बदर यान, ठीक है। ये नाम भी पूछा जा सकता है, ये नाम भी। अब मैंने आपको 6 बताए हैं, तो उसमें ये तो आया ही नहीं कहीं, तो यही है जो नहीं है। तो अब ये लोकायत है क्या, ये कपलिका है क्या। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कि ये लोकायत है क्या, क्योंकि अब जब ऑप्शंस में आ गए ना, तो वो चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता हो कि भाई ये है क्या, अगर ये गलत ऑप्शन है तो ये गलत क्यों है। तो लोकायत एक फिलॉसफी है जो कि मटीरियलिस्टिक और जिसे हम बोलते हैं ना कि जिसे हम कहते हैं कि बस जो ना कर्मा कुछ है, ना आफ्टर लाइफ कुछ है, ना ही कुछ भी कुछ नहीं है, जो है यहीं पर है। तो इसे हम बोलते हैं कि मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी, कि जो करना है, जो एंजॉयमेंट करना है यहीं पे कर लो, ठीक है। तो इसे एथेस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका कहना ये है, ये मटीरियलिस्ट है, आजकल बहुत सारे लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं ना, कि अरे भाई कर ले जो मजा करना है, यही एक ही जिंदगी है, क्या करेगा, क्या करेगा इतना विचार करके, सोच विचार करके, है ना। तो इसीलिए यूपीएससी की पढ़ाई के साथ भी थोड़ी सी मस्ती मजाक कर लिया करो। तो ये हमारा क्या है, स्कूल ऑफ थॉट, ऐसा लिख देता हूँ, स्कूल ऑफ थॉट। अब तो मैं भी मानता हूँ मेरी राइटिंग गंदी हो रही है, जितनी ज़्यादा आगे क्लास जाती रहती है उतने उतने मेरे पेशेंस कम होते हैं धीरे धीरे लिखने के, और वैसे ही राइटिंग गंदी होती है, ठीक है। थॉट,
उसके बाद क्या आपको याद रखना है कि ये डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ, डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ एन आफ्टर लाइफ। आपको पता है ना, जैसे बुद्धिज्म में मानते हैं कि आफ्टर लाइफ होती है ना, तो वैसे ही इसमें डिनाई कर रहा है कि भाई आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता। ठीक है, डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ आफ्टर लाइफ या फिर कर्मा, ये कर्म वरम कुछ नहीं है, जो होना है वो होगा ही। ठीक है, और ओ डिवाइन बीइंग, कि कोई डिवाइन नहीं है भाई, कोई डिवाइन नहीं है, मजे करो। ठीक है, तो ये किस बारे में बात करते हैं, बात करते हैं इनका जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो ये है कि प्लेजर लो और लाइफ को एंजॉय करो। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, गोल क्या है इनका, गोल, इनका गोल है टू सीक प्लेजर, टू सीक प्लेजर एंड एंजॉय लाइफ। ठीक है, और लास्ट चीज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है इसे, ऑल्सो नोन एज चारवका, चारवक या चारवका। ठीक है, ए एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है इंग्लिश में, चारवक स्कूल। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज जो थी वो हमसे क्या पूछा गया था कि ये कपलिका क्या है, कपालिका, कपालिका, ये कुछ नहीं है, ये शैविज्म का एक सेक्ट है। आपको पता है शैविज्म क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेक्ट ऑफ शैविज्म। शैविज्म कौन है, जो भी लोग शिव भगवान को पूजते थे, उनको शैविस्ट बोल दिया गया, वो बोला जाता था वो शैविज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो भी लोग विष्णु भगवान को पूजते थे उस टाइम पर, जब भी भक्ति कल्चर चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर जो विष्णु भगवान को पूजते थे उन्हें बोल दिया गया वो वैष्णवाइट है। ठीक है, वो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए एक जगह शैविज्म चल रहा था, एक जगह वैष्णविज्म चल रहा था। ठीक है, बट ये वो सेक्ट है जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, ओके, जिसमें इंक्लूड होता था क्या, मैं ऐसे लिख देता हूं, इंक्लूडेड ह्यूमन स्कल। देखे ना आपने, जो लोग ऐसा करते हैं, तो ये वो वाला सेक्ट था जहां पे जो ये तांत्रिक विद्या है उस सब को जोड़ा जाता था, किससे, शैविज्म से। ठीक है, ये वो वाला सेक्ट है। तो अगली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा स्कूल है, जिसे चार्वक स्कूल भी बोला जाता है, या जो मटीरियलिस्ट स्कूल है या मटीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो कौन सा है, तो याद रखना लोकायत। अभी आपको आगे मिल भी जाएगी क्वेश्चन उससे रिलेटेड, या जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना उसमें आपको मिल जाएंगे, या बोल देंगे कि वो कौन सा सेक्ट है शैविज्म का जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, तो पता होना चाहिए कपलिका, या स्टेटमेंट में आ जाए तब भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना, उसे डिकोड करना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो आज का ये है थर्ड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपके लिए इमेज यहाँ पर आगे लगाई है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और फिर हम देखते हैं इसको क्या गलत है क्या सही है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखो जरा, ये दे रखा है कि कार्डेमम हिल्स जो है वो कोरोमंडल कोस्ट पे है। ठीक है, अब ना यहाँ पे क्यों घुमाए, देखो ऑप्शन से ये तो समझ में आ गया भाई, कोई दो ठीक है। तो पहले क्वेश्चन, पहले से अगर समझ में ना आए ना तो आगे बढ़ जाओ।
कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट पे पहुंचा दिया इन्होंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। महादेव हिल्स, अब देखो सेंट्रल इंडिया, आपको ये तो पता ही होगा यार, ये तो बेसिक है एकदम कि ये तो करेक्ट है महादेव हिल्स के बारे में। मिकिर हिल्स, मिकिर नाम से नहीं समझ में आ रहा आपको कि ये कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पर फिर भी यार नहीं भी पता ना कोई बात नहीं, देखो ये बेसिक है, हिल्स के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कौन सी हिल्स कहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूंगा अभी, करेक्ट आंसर तो 3-4 है, बट यहीं पे कहानी एंड नहीं होती। कैमूर हिल्स जो है आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में ही है, ये कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में ही है कहीं, ठीक है। थोड़ा सा और ईस्टर्न साइड चले जाओ तो है, आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको ये देखने को मिलता है एक एक्सटेंशन एक हिल्स का, कौन सी हिल्स का, आ जाओ इधर, ठीक है। मैं अगर इसे जूम करूंगा तो क्या मैं लिख भी सकता हूँ, नहीं लिख नहीं सकता, फिर चलो कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, आई गेस ऐसे इसको ले लूँ तो काम चल जाए, हाईलाइटर से भी नहीं होगा क्या, अगर मैंने जूम कर दिया तो हाईलाइटर भी नहीं चलेगा, अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये विंध्यान रेंज है, जो विंध्यान रेंज है उसका जो एक्सटेंशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सतपुरा है, सतपुरा का एक्सटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने किसकी बात करी थी, कैमूर हिल्स की, तो आपको ये दिख रहा है कि ये कोई ईस्टर्न एक्सटेंशन है किसका, विंध्यान रेंज का, कैमूर रेंज, ठीक है, ये देखने को मिल गया। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सतपुरा रेंज का कौन सा है, तो आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो अब आपको एक तो बात समझ में आ गई कि भाई ये कैमूर हिल्स जो है ये कोंकण कोस्ट पे तो नहीं है, वहीं पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। अरे अब कहाँ गए हुए, ये रहा। अब वहां पर ये बोला गया ये जो कार्डेमम हिल्स है ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, दिख रहा है कहीं पे यहाँ पे आपको, ये कहाँ पर है, ये तो केरला और तमिलनाडु के बीच में कहीं देखने को मिल रहा है यार। तो इसीलिए फर्स्ट टू ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। अब क्या है कि आपको नहीं भी समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप बस इस डायग्राम को एक बार देख लेना, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें यहाँ से पामीर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आगे आएगा। पामीर से स्टार्ट किया है और कार्डेमम हिल्स तक जा रहा है, ठीक है। वहीं पर कच्छ हिल्स से लेकर यहाँ पर आपको पटकाई बम तक देखने को मिल रहा है। तो इस डायग्राम में हर एक हिल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार इसको पढ़ना है, ठीक है। वहीं पर आप देखो यहाँ पे आपको मिकिर हिल्स दिख गई जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये बेसिक है यार, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये प्योर नॉलेज है, ठीक है। यहाँ राजमहल हिल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैलान हिल्स पता होना चाहिए, कैमूर पता होना चाहिए, ये मैकाल हिल्स पता होना चाहिए, अजंता, चंदौर, और बताता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है जो आप पढ़ ही लेना, नल्ला मल्लाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद शेवरॉय तमिलनाडु में पता होने चाहिए, जेवाडी पता होना चाहिए, ठीक है। नीलगिरी तो चलो सबको ही पता होता है, नीलगिरी का एक्सटेंशन जो है ना ये बहुत बड़ा एक्सटेंशन है, ठीक है। ये तीनों स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। फिर उसके बाद ये अन्नाई मुडी पता होना चाहिए, अन्नाई मुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है, कौन से हिल्स की आपको बताना है, ठीक है। अन्नाई मनाई अन्नाई मल्लाई हिल्स की है, चलो मैं ही बता देता हूँ। अन्नाई मल्लाई हिल्स कहाँ पे, कार्डेमन्स कहाँ पे है, अन्नाई मुडी किसकी हाईएस्ट पीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वहीं पर यहाँ पे आ जाओ, अरावली हिल्स और उसके एक्सटेंशन पता होने चाहिए, ठीक है। वहीं पर गारो खासी जनजाति तो सबको पता है मेघालय में है, उसके ही ऊपर एकदम आपको मिकिर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मिशमी हिल्स हैं, ठीक है, मिशमी हिल्स हैं अरुणाचल में, पटकाई बम आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ हिल्स हैं जो आप प्लीज पढ़ लेना, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं ना, यूपीएससी या हलवा थोड़ी है। तो इसीलिए कैमूर हिल से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। कैमूर आपको इतना तो पता होगा भाई, ये कहाँ पहुंचा दिया, साउथ में, साउथ में तो हो ही नहीं सकता ना ये कहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कार्डेमन हिल्स जो है ना ये आपको कंफ्यूज किया, देखो जो कोरोमंडल कोस्ट है ये मान लो ये केरला है, ये तमिलनाडु है, कोरोमंडल कोस्ट तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं, है ना। पर हमने देखा कार्डेमन हिल्स तो इस तरफ है, ठीक है, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में तो है नहीं, तो इस वजह से गलत हो जाता है, ये बहुत ट्रिकी था,
क्योंकि जिसने ये पढ़ा होगा कि हाँ भाई इस साइड है, वो कंफ्यूज हो जाएगा यार कि कहीं कार्डेमन कोस्ट में तो नहीं आ रही। ठीक है, तो बस ये था इसमें जो ट्रिकी था, और कुछ भी ट्रिकी नहीं था, बाकी ये गलत है। ठीक है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? कार्डेमम हिल्स, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और वो भी इसमें भी कहाँ पर? आपको केरला एंड तमिलनाडु में। मैं वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, वेस्ट सेंट्रल बोल लो इसे, वेस्ट सेंट्रल। ठीक है, तमिलनाडु। अब देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। ये प्लीज इसे आप देख लेना। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसे एक बार आप पढ़ लेना। यहाँ पर भी वैसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है, बट जो मैंने बताई है वो आप जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, ये तो देखो ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन अब वो कभी जिंदगी में पूछने वाले हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है भाई, ये तो एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब यूपीएससी ही पूछ के सोच रहा होगा मैंने क्यों पूछा। ठीक है, अब देखो क्या है बोला क्या है, ये स्केड्यूल्स है। ठीक है, इसकी अगर आपको ट्रिक पता है तो काम हो गया। वैसे भी एंटी डिफेक्शन याद ही होना चाहिए, 10वें में है। बट फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मेरा काम है कि कैसे आप याद रखें, कैसे आपको याद रहे ये करवाना। तो आगे आ जाओ जरा। यहाँ मैंने एक ट्रिक ऐड करी है, जो ट्रिक यही सारी ट्रिक है जो मतलब हर एक बच्चा पढ़ता है, तो इसलिए आपको भी याद होनी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एक ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। हर एक लेटर से एक आपका क्या है, इसी सीक्वेंस में टर्म रिलेटेड है। जैसे टी से क्या है, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ये फर्स्ट शेड्यूल है, ऐसे करके नीचे तक जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। ठीक है, 12 स्केड्यूल है, तो 12 की ट्रिक बनी हुई है। अब आपको क्या याद रखना है, जो फर्स्ट है वो क्या है, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, तो आप किससे याद रखोगे, टीयर्स के टी से। ई से एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एंड सैलरी। सैलरी से आपको पता चल जाएगा ना कहीं सैलरी से रिलेटेड चीजें। ए से क्या आता है, एफर्मेशन एंड ओथ्स। आर से क्या है, राज्यसभा सीट एलोकेशन। एस से क्या है, स्केड्यूल्ड एरियाज। अब ना दो ओ आते हैं, तो बस ये याद रखना, पहला ओ जो है वो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, जो कि देखो स्केड्यूल्ड एरिया, फिर उसके बाद ट्राइबल एरियाज। ठीक है, उसके बाद एफ से क्या है, फेडरलिस्ट, और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज आता है जाके। ठीक है, तो सेकंड वाला जो ओ है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। एल क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। डी क्या है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, जो अभी हम बात कर रहे हैं। कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, 52nd अमेंडमेंट से, कब, 1985 में। फिर ऐसे ही पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ पे अमेंडमेंट भी लिखा गया है, कौन कौन सी ईयर में हुआ है वो भी लिखा गया है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये सबको याद होती है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो आप ये ट्रिक याद रखना। तो अब क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ अभी हमने पढ़ा किसमें था, 10th शेड्यूल में, कब ऐड किया गया, 52nd अमेंडमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ये देखो, ये है प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर आपने वो चीज कनेक्ट कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर, कि ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ भी चलती रहे, इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। अब देखो, अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं ना, कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, और नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो आप इससे आपको पता है नेशनल पार्क्स तो भी कंजर्वेशन के लिए यूज होते हैं, बट यहाँ पर जो आपको रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ नहीं चलती है। वहीं पर बोटानिकल गार्डन्स तो यार आपको पता है, ये तो एक्स सीतु है। यहाँ पे तो क्या करते हैं कि एक अलग से जगह पर ले जाकर बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे स्पीशीज को उगाया जाता है। तो बोटानिकल गार्डन तो एकदम ही करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, यहाँ तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब सेंचुरीज आपने देखा है यार,
ये तो अलग से इनको स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर कंफ्यूजन होना था तो नेशनल पार्क्स में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में होना चाहिए था। वैसे इसका करेक्ट आंसर बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के साथ साथ क्या चलता है, कंजर्वेशन चलता है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, और वैसे भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था, वही आंसर छुपा होता है। ठीक है, और ये क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ भी साथ में चलती रहे। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस आप अगर अपनी तरफ से कुछ करना चाहते तो आप इतना देख लीजिए बस कि एक्स सीतु क्या है और इन सीतु क्या है, बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो बस एक क्वेश्चन है आज का, हर दिन मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ आप खुद से रिसर्च करें। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें आई वांट कि आप ये पढ़ें कि एक्स सीतु और इन सीतु क्या होता है, जो कि अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है, प्लस वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज और बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं। ठीक है, बोटानिकल गार्डन्स तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। तीन चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल चैनल, पर्सनल पेज है इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। प्लस हर 100 क्वेश्चन होने के बाद आपको इस चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मंडे को वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, वैसे ये क्लासेस जो है वो मंडे से फ्राइडे चलती है, बट मंडे को ये वीडियो अपलोड नहीं हुई थी इस बार, क्योंकि मंडे को दिवाली थी। तो मैंने सोचा वीडियो अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है, आप सब मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप ट्यूसडे को आपको वीडियो देखने को मिलेगी, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सैटरडे संडे मैं वर्क करता हूँ आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर, कि जो करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कैसे सारी की सारी कवर करवा सकूं, तो उसके ऊपर वर्क चल रहा है। और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी आगे आने वाले दिनों में दिख जाएगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।